Hello everyone. Today we are going to start with periodic table. The periodic properties. So the periodic properties are the function of the atomic number. As you already know, periodic properties क्या होती हैं? फंक्शंस होती हैं, मतलब डिपेंड किस पे कर रही होती हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं. ठीक है. हम पीरियोडिक टेबल में इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको ये पीरियोडिक ट्रेंड जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वो आना चाहिए, वो समझना चाहिए. क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं, खाली रट्टा मारोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. आगे आपको बहुत दिक्कत होगी. तो बिल्कुल फील के साथ इसको समझने की कोशिश करिएगा. बहुत आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल लॉजिकल हैं, तो इसमें रट्टाफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले हम ग्रुप में बात कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियड में बात करेंगे. कुछ हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जैसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स की बात करेंगे, एटॉमिक साइज की बात करेंगे. सबसे पहले हम ग्रुप में बात करते हैं कि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है. ठीक है. तो ये जनरल ट्रेंड है. एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो जनरल ट्रेंड है ये आपको पता होना चाहिए. एक्सेप्शन तो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक रहेंगे. पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ग्रुप 1 लिया है एज एन एग्जाम्पल. सभी ग्रुप्स में ये बातें फॉलो होंगी, लेकिन क्योंकि मैंने उदाहरण के तौर पे ये ग्रुप 1 लिया है. और ग्रुप 1 में आप जानते हो हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, इतने एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट शो किए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. अगर अभी भी आपको पीरियोडिक टेबल में 3 पीरियड्स तक नहीं याद हैं तो प्लीज़ याद कर लो, नहीं तो आगे दिक्कत होने वाली है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी, ये एटॉमिक नंबर हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इसको बना दिया. उसी तरीके से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इस तरीके से बना दिया. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और इस तरीके से बना दिया. पोटेशियम का 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. हम ग्रुप में क्या कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आएगा. रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब नीचे आएंगे. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं. ठीक है. हम पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स पे क्या असर होने वाला है. तो हम यहां पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल्स पे क्या असर होगा. नंबर ऑफ शेल्स पे क्या असर होने वाला है? बताओ भाई, क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स पे क्या असर होगा? जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख क्या रहे हैं कि लगातार छल्ले बढ़ रहे हैं. इसमें केवल 1 था, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, उसमें 4 हो गए. ठीक है. तो नंबर ऑफ शेल्स लगातार नीचे आते आते बढ़ते हैं. जैसा कि मैंने बताया, मैंने ग्रुप 1 का केवल एग्जाम्पल लिया है, ये बातें सारी ग्रुप्स में फॉलो होंगी. ठीक है. तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा. नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. चलिए, ये बात समझ में आ गई. फिर हम बात कर लेते हैं भाई एटॉमिक साइज की. तो आप देखो कि एटॉमिक साइज होता क्या है एक्चुअली. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, भाई ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक साइज. नीचे जाते जाते क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पे एटॉमिक साइज कम था क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कम था. यहाँ पे ये बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया. तो यहाँ पे एटॉमिक साइज ग्रुप में नीचे जाते जाते क्या होता है? बढ़ता है. आप इसको लिख सकते हो इंक्रीज करेगा. ठीक है. आप इसको लिख दोगे कि इंक्रीज करेगा. जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका क्या ट्रेंड है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास आउटर मोस्ट शेल में हम हमेशा हर बार एक ही एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है. यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक. मतलब ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे आओगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम.
फिर हम आते हैं वैलेंसी पे। तो अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी में क्या हो रहा है? तो वैलेंसी क्या होता है एक्चुअली? मान लीजिए कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के एटम के एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है या चार इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? मान लो एक है तो वैलेंसी हो जाएगी एक, दो है तो वैलेंसी हो जाएगी दो, तीन है तो वैलेंसी हो जाएगी तीन, चार है तो वैलेंसी हो जाएगी चार, पांच है तो वैलेंसी हो जाएगी पांच नहीं, आठ माइनस पांच। चार से ज्यादा बढ़े तो हम आठ में से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि किसी एलिमेंट के एटम में हमारे पास छह इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो यहां पे वैलेंसी कितनी होगी? आठ में से छह घटा दो तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई? यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? एक है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर? प्लस वन। क्यों प्लस वन? क्यों? क्योंकि ये मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स कहा जाता है इनको। मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और क्योंकि दे देते हैं इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, समझ में आया? वैलेंसी वैलेंसी प्लस वन ही रहेगी। हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की भाई। तो ये कौन सी बला है ना? आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? तो देखो, मान लो कि इसमें से हमने कोई भी एक एटम ले लिया, ये वाला एटम हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसको बिल्कुल खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, न्यूक्लियस में ही होते हैं प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियर फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाता है। ठीक है, अपनी तरफ वो खींच के रखते हैं। मान लो कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, ये जो आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है, हम कह रहे हैं कि यार कहाँ जो है इतना स्ट्रिक्ट सुपरविजन में तुम घूम रहे हो, हम तुमको बाहर निकालेंगे, हम तुमको आज़ादी दिलवाएंगे। तो हमको अगर इसे बाहर निकालना है तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? न्यूक्लियस, ये इसको बाहर जाने देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? कुछ एनर्जी देंगे। एनर्जी हीट के भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि एनर्जी हम लाइट के फॉर्म में देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालते हैं तो रिएक्शन आगे बढ़ती है। हीट और लाइट के फॉर्म में हम ज़्यादातर एनर्जी हम देते हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी देंगे किसी फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर के बाहर चला जाएगा। कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ी इस इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कराने के लिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो यार, जब हमारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। भाई यहाँ पे अगर हमारा डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा हल्का हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस और ज़्यादा हुआ, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा और हल्का हो गया। नहीं आ रही बात समझ? ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस से जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स कम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom क्या होगा? ट्रेंड क्या आएगा? डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी? नीचे जा रहे हो, न्यूक्लियर पुल कम हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या अंतर पड़ेगा? नीचे जाते जाते वो डिक्रीज करने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? प्यार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्यार, एटम को कितना प्यार है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जब कोई एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मान लो हमारे यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, वो अगर किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर हमारे पास है
उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। मान लो कि हमारे पास क्लोरीन का एटम है, ठीक है, क्लोरीन का हमारे पास एटम है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन की प्यास है उसको, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो रिएक्टिव होता है, रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, HCl बना लेता है। तो क्यों हो रहा है ये सब? ताकि सिस्टम स्टेबल हो जाए, स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, स्टेबल डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। स्टेबिलिटी के लिए ही सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब क्यों नहीं इनर्ट गैसेस रिएक्ट करती? क्योंकि वो खुद ही में स्टेबल है, उनके पास स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इस वजह से वो नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि वो अपने आप स्टेबल है। तो कोई भी सिस्टम तभी स्टेबल हो सकता है जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। अगर किसी के पास एनर्जी बहुत है तो वो स्टेबिलिटी नहीं शो करता, वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे आप पढ़ोगे जब आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे 11th में। लेकिन अभी के लिए हमें ये देखना है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। कौन कितनी मात्रा में एनर्जी को रिलीज कर रहा है उससे उसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी पता चलती है। मान लो कोई एक एटम है हमारे पास, मान लो ये एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसने बहुत भारी मात्रा में एनर्जी बाहर निकाल दी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को पा लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इसने अपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकाल दी। हमारे पास ये दूसरा एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसने थोड़ी कम मात्रा में एनर्जी बाहर निकाली, तो ये कम स्टेबल हो पाया, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा थी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी, क्योंकि इसने कम मात्रा में एनर्जी बाहर निकाली, कम स्टेबल हो पाया। इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकाल दी, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बताओ क्या ट्रेंड होगा, ज़रा सोच के नीचे जाते जाते क्या ट्रेंड आएगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कम, यहाँ पे और कम और यहाँ पे और कम। इलेक्ट्रॉन आएगा तुरंत आ जाएगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन आएगा तुरंत हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको खींच लेगा पकड़ के, ऐसे पकड़ के खींचेगा। यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियस दूर है आउटर मोस्ट शेल से, तो थोड़ा कम फोर्स लगा पाएगा। यहाँ और दूर है तो और कम फोर्स लगाएगा, यहाँ बहुत दूर है तो बिल्कुल भी कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगाएगा, लेकिन बिल्कुल ही कम फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे आते जाते क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की प्यास, इलेक्ट्रॉन का प्यार क्या हो रहा है, नीचे जाते जाते कम हो रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिक्रीज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है, ये बहुतों को नहीं पता होता भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी वही सारा फंडा लगेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ किसमें ज्यादा होगी, जिसमें हमारा न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। तो यहां पे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, यहां कम, यहां और कम और यहां और कम। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी नीचे जाते जाते डिक्रीज करती है। अब ध्यान रखना कि मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होता है। देखो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है उतना कम मेटालिक कैरेक्टर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं फॉर लॉजिक पर्पस, आपको फील आए, कौन होते हैं अच्छे मेटल्स। अच्छे मेटल्स यार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते हैं, मेटल्स, ठीक है। तो अच्छा मेटल कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे दे। उसमें हम देखते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे नहीं पाएगा, ये न्यूक्लियस यहीं बैठा है, बाबा जीवन के न्यूक्लियस बिल्कुल पास ही में है। यहाँ पे थोड़ा दूर है, यहाँ और दूर, यहाँ और दूर। सबसे आसानी से कौन दे देगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। मतलब नीचे जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाते जाते इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा
नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक होता है। तो मतलब अगर हम देखें कि बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, तो नीचे जाते जाते बेसिक ऑक्साइड का ट्रेंड क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। और जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है उतना, जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा वो मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, वो एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो एलिमेंट क्या करेगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, वो एलिमेंट क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। नीचे आते जाते मेटेलिक कैरेक्टर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि बेसिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो और स्ट्रांग होता जाएगा। नीचे आते जाते और अच्छे बेसिक ऑक्साइड्स हमको मिलेंगे क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि एसिडिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता बढ़ती जाती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और मेटेलिक कैरेक्टर अगर होगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। नीचे जाते जाते नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है किसी भी ग्रुप का, तो जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो एसिडिक ऑक्साइड भी नहीं बन पाएगी। कैसी बनेगी, बेसिक ऑक्साइड। तो ये हमारा ट्रेंड था ग्रुप में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, उस पर भी आप जाके पूछ सकते हो। अगले लेक्चर में हम पीरियड में बात करेंगे कि क्या ट्रेंड होता है इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।